नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ई जनित के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम अनिकेत जैन है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स का सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं और मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की जो है, और इसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करके चल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस से कंप्लीटली पूरे सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखा जा रहा है सिलेबस कि क्या क्या किस सीक्वेंस से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल की डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे जीओसी के नाम से जाना जाता है। कैंडिडेट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिटी, बेसिसिटी और एरोमेटिसिटी, ये चार मेजर टॉपिक जहां से 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी। पहला टॉपिक हम लोगों का होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आज इस वीडियो के अंदर इसका पहला चैप्टर मैं आज इस वीडियो में शुरू करने वाला हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहला जीओसी टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक एज यूजुअल जीओसी के जस्ट बाद जो देखा जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। और इसमें वही सिलेबस टू सिलेबस जो काम की चीज है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें आरएस नॉमेनक्लेचर, ईजेड नॉमेनक्लेचर, कन्फर्मेशनल ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, एथेन एंड साइक्लोहेक्सेन, जो आपके सिलेबस में मेंशन है टू द पॉइंट पहले तो वो चीज, और इसके अलावा कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह के कंसेप्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। तीसरा टॉपिक, जैसा कि आप जानते हो, जीओसी आइसोमेरिज्म के जस्ट बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, हाँ, क्रियाशील मध्यवर्ती जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये 6 इंटरमीडिएट, उनसे रिलेटेड उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उनसे संबंधित कुछ नेम्ड रिएक्शंस वो भी इसमें आ जाएगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट तीसरा टॉपिक होगा हम लोगों का। चौथा एज यूजुअल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ऑर्गेनिक में मेंशन है SN1, SN2, E1, E2, SNI, वो भी सब इसमें आ जाएगी, जहां से कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन बैठते हैं। तो ये 4 बेसिक, और 5वां एक और टॉपिक रह जाता है ऑर्गेनिक में जो अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं होता लेकिन पूरी ऑर्गेनिक में काम करता है, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, इसमें ट्राइवियल और आईयूपीएससी दोनों ही नाम जो पूरी ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस पेपर्स के अंदर कि नाम दे के सवाल रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं। यदि नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर में डिस्कस होगा। 5 बेसिक चैप्टर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म और नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले डेवलप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम चलने वाले हैं, टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन बैठते हैं वो चीज चलने वाली है इन 5 के अंदर। इसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर वाइज, चैप्टर में स्टूडेंट्स, चैप्टर में हम चैप्टर्स में जो है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर शुरू होगा हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एल्कीन का, दूसरा चैप्टर आप लोगों का होगा एल्कीन का, तीसरा जो होगा इसी के अंदर एल्काडाइइन का, क्योंकि एल्काइन को अलग से सिलेबस में अभी तक नहीं लिखा हुआ है इसलिए एल्काइन अलग से हम डिस्कस नहीं कर रहे। एल्केन, एल्कीन और एल्काडाइइन, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन आ गया। इसी के अंदर आगे देखा जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी है कि क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। देखिए
एल्केन, एल्कीन, एल्काडाइन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड्स और एरीन यानी बेंजीन वाला चैप्टर। और स्टूडेंट्स आप सिलेबस को देखते हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को आपने देखा होगा, एरीन वाले चैप्टर के अंदर एरोमेटिसिटी मेंशन है, लेकिन इसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही कर चुके होंगे। एरोमेटिसिटी का कंफर्म क्वेश्चन आता है और बेंजीन के तो क्वेश्चंस अलग से आते ही आते हैं। तो ये बेसिक पहले देखो, चैप्टर में हम एरीन हो गया, एरीन के बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनाइल वाले चैप्टर की। कार्बोनाइल वाले चैप्टर्स में चैप्टर के अंदर आ जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल वाले चैप्टर में क्या आता है? एल्डिहाइड और कीटोन और उससे रिलेटेड रिएक्शंस। तो सारी नेम्ड रिएक्शंस जो हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हैं, ऑल कंडेंसेशन रिएक्शंस, एल्डोल, पर्किन, नोवेल, जेल, स्टॉप, बेंजोइन, रिफॉर्मेट, स्कीमैनिक, हाँ, बेयर, विलीगर, इसके अलावा मीरवाइन, पॉन्ड्रॉफ, वर्ली, ओपन और ऑक्सीडेशन, ये सब पूरी नेम्ड रिएक्शंस जो है विद कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगी कार्बोनाइल वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें चलता है वो चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स, एंड दियर डेरिवेटिव्स। समझ गए होंगे डेरिवेटिव्स में एसिड के क्लोराइड, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि सिलेबस में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है वैसे ही हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। सिलेबस में एल्काइन को अलग से नहीं लिखा हुआ, इसलिए अलग से एल्काइन का चैप्टर नहीं देखेंगे। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स को ध्यान दीजिएगा कैंडिडेट, एल्कोहल्स को नहीं लिखा हुआ है अलग से, इसीलिए एल्कोहल्स को भी हम लोग जो है अलग से नहीं देखेंगे। उसकी जो भी रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर में आएंगी वो देखते चलेंगे। और इन चैप्टर्स में हमें करना क्या है? हमें मेनली इन चैप्टर्स के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को फोकस करना है और उसके बाद सबसे लास्ट में उनकी केमिकल रिएक्शंस को देखना है। नॉमेनक्लेचर आप लोगों का पहले ही नॉमेनक्लेचर में क्लियर हो जाएगा। एसिडिटी बेसिसिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जीओसी में तैयार हो जाएंगे, स्टीरियो के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के यहां तैयार हो जाएंगे। तो बचा क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये डिस्कस करते चलेंगे चैप्टर वाइज। और सीधे उन्हीं चीजों पर जो सार है, जो आरपीएससी पूछता है जनरली, उससे संबंधित चीजें डिस्कस की जाएगी। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव के बाद जिस चैप्टर का नंबर आता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? नाइट्रो, एमाइंस और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ये तीन हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। नाइट्रो, एमीन और डाइएजोनियम सॉल्ट, और उसके एप्लीकेशन पोर्शन को हमें देखना है। नाइट्रो में रिडक्शन, एमीन में ऑक्सीडेशन और डाइएजोनियम सॉल्ट के सिंथेटिक एप्लीकेशन विद कपलिंग रिएक्शन। समझ में आ रही है? नाइट्रोजन कंटेनिंग के बाद में पीजी लेवल पर जो हम लोगों के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पीजी लेवल पर जो सिलेबस में डाला हुआ है वो है फिनॉल ईथर इपॉक्साइड्स। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसे डाला हुआ है फिनॉल ईथर। मैंने कहा ना आप लोगों से, एल्कोहल्स नहीं लिखा हुआ है, क्या है मेंशन? फिनॉल ईथर इपॉक्साइड, इनके फिजिकल केमिकल रिएक्शन एंड इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये देखते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद में देखिए, ये चैप्टर्स तो हम लोगों के चल ही रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो टू द पॉइंट डायरेक्ट याद रखने वाले होते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों के सिलेबस में है और यहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकलते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोमोलिक्यूल से निकलते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल एलिमेंट्री क्राइटेरिया देख के चलना है। और एक है हमारे पॉलीमर, और इसी में मेंशन किया हुआ है ड्रग्स। तो पॉलीमर और ड्रग्स से कम 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि पॉलीमर से निकलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन और ड्रग्स से निकलते हैं 2 से 3 सवाल। तो 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब ये पोर्शन जो है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ड्रग, जिसमें सीधे याद रखना होता है। सीधे ड्रग्स में तो आपको सीधे याद रखना है कि कौन सी ड्रग क्या काम करती है। तो ये वाला पोर्शन कम से कम 10 से 11 सवाल निकालता है। तो इसे छोड़ के नहीं चलना किसी भी हालत में, इसे लास्ट मोमेंट तक भी याद करके चलेंगे। ऐसे ही ये वाला पोर्शन कार्बोनाइल और नेम्ड रिएक्शन, ये निकालता है कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन। आपको बता दूं, ओवरऑल ऑर्गेनिक टोटल सब्जेक्ट केमिस्ट्री निकालता है 120 सवाल। हाँ,
टोटल 120 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं, उनमें से 50 क्वेश्चंस 50 सवाल ऑर्गेनिक, क्योंकि बड़ा पोर्शन ऑर्गेनिक, आप सिलेबस उठा के देख लेना फर्स्ट ग्रेड का, तो बड़ा पोर्शन ऑर्गेनिक है, इसलिए 50 क्वेश्चन वेटेज रखते हैं अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये तो है बायोमोलिक्यूल, ये पॉलीमर, फिनॉल, ईथर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे मेंशन है सिलेबस में, जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स, इसमें क्या मेंशन है, माइकल रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन जो है, और एक मेंशन है फेवरस्की रीअरेंजमेंट। तो ये लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी है, यूवी, एनएमआर और आईआर, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोगों की क्या है सिलेबस में, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 3 चीजें हैं। और यहां से एक क्वेश्चन मैक्सिमम बैठता है। अच्छा देखो, पीजी लेवल पर एक और चीज हम लोगों के मेंशन है सिलेबस में, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन पेरीसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, ये तीनों रिएक्शन हम लोगों के मेंशन है। यहां से 2 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देता है, और ये पीजी लेवल का टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट्स को इसमें गाइडेंस की पूरी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत आसानी से समझ नहीं आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए लिया ताकि आप लोगों को एक क्राइटेरिया रहे कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू में बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर्स जो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है, उनको हम देखने वाले हैं। और ये इस तरह से हमारे लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आ गए हैं। कुछ एक आध टॉपिक इसमें रह गए हो सकता है क्लिक नहीं किया हो तो वो रह गए हो तो कोई बात नहीं है, बाकी मैक्सिमम सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब आप लोगों का समय बचाते हुए मैं सीधे आज इस वीडियो के अंदर शुरुआत कर देता हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम लोग 2 चैप्टर में मूव करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो फंडामेंटल का होगा, जिसमें सारा आप लोगों को बेसिक हाइब्रिडाइजेशन जो अभी बता देता हूं, सिखा देता हूं, ओवरलैपिंग के कंसेप्ट आप लोगों को अभी सिखा देता हूं। और उसके जस्ट बाद में दूसरा जो चैप्टर आएगा जीओसी का, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी को देखेंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने लिखे हैं टर्म्स इंग्लिश में, लेकिन मल्टी बाइलैंग्वेज लैंग्वेज चलेगी यहाँ पर, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यहाँ पर चलने वाली है। आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे, डोंट वरी, बस आप ढंग से प्रेजेंस ऑफ माइंड से मुझे सुनते चलें। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कुछ क्लास नोट्स जो हैं ये पहले से ही सेव चल रहे हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को जीओसी का छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले डिफाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन का रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कंपाउंड्स यानी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जहाँ कार्बन उपस्थित है, जहाँ कार्बन प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। अब आप ये भी जानते हो कि कार्बन जो है नेचर के अंदर कितना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कितने ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, बिल्कुल सही बात है। लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के टाइम पर नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन्हें खोजा जा चुका है। तो देखिए, कार्बन की केमिस्ट्री है, कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड जो है, जहां कार्बन है वो ऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन फॉस्फोरस, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन अगर जुड़े हुए हैं, अटैच है, तो हम उन्हें कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। और यदि उसमें कोई और दूसरा हेटेरो एटम अटैच हो रखा है तो वो आगे उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ओवरऑल हम बोलें तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर किए जाते हैं। अब आप सुनो, देखो एक बड़ी बात कि हम कहते हैं कि जिस कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में, यौगिक में यदि कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखिए आपके सामने बनाए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, हाँ, खुद एलिमेंटल कार्बन
खुद एलिमेंटल कार्बन जो आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, एलोट्रॉप्स, कार्बन के अपर रूप जो आप खुद पी ब्लॉक में पढ़ते हो वो पहले से इनऑर्गेनिक में है। तो पूरा ट्रू कार्बन है, प्योर कार्बन है, फिर भी इनऑर्गेनिक में पढ़ा जा रहा है। तो बात आप समझिए कि कुछ एक्सेप्शन हैं। अब ये एक्सेप्शन क्यों बने? क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में देखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से उनको पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक में रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना। कार्बन ऑक्साइड इनऑर्गेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। पर ऐसा सवाल को एग्जाम में नहीं बनता कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं बनता है। ये तो एक बेसिक नॉलेज की बात है कि इनको हटा दें, बस ये 7-8 कंपाउंड्स को हम अलग से हटा दें तो रिमेनिंग जो कार्बन वाले कंपाउंड्स होंगे वो बेसिकली ऑर्गेनिक में जाते हैं। और ओवरऑल डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखो नेक्स्ट पेज पे बता रखा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन का बता रखा है मैथेन। मैथेन पहला एक बेसिक मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, सबसे बेसिक मेंबर है, एक कार्बन वाला मैथेन। इसे मार्स गैस भी कहते हो, दलदली क्षेत्रों में प्रेजेंट होती है, सही बात है ना। अब मैथेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ये ऑर्गेनिक क्यों हुआ? CO2 इनऑर्गेनिक में चला गया, इसके आगे और मेंबर्स मिलते हैं, यानी मेन बात क्या हुई? होमोलोगस सीरीज का प्रेजेंट होना। होमोलोगस सीरीज मतलब सजातीय श्रेणी का बनना। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की विशेषता है कि जनरली इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनमें होमोलोग्स बनते हैं, होमोलोगस सीरीज चलती है। जैसे ये एल्केन का मेंबर है तो एल्केन की सीरीज चलेगी, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पूरी सीरीज चलती है ना। ढेर सारे कंपाउंड्स एल्केन सीरीज में। फिर इसी तरह एथेनॉल मैंने बनाया तो ये अल्कोहल की सीरीज का मेंबर है। अल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला कॉमन होता है, सामान्य सूत्र, और उसमें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे मेंबर्स बनते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली। हाइड्रोकार्बन ये हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज आप ले लो। अब सारी चीजें वो नहीं कि भाई होमोलोग्स, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट शुगर में आता है, ग्लूकोज जो है ये हेक्सोज शुगर है, पेंटोज भी एग्जिस्ट करती है, राइबोज वगैरह, हाँ टेट्रोज भी, ट्रायोज में ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ते हो, ये सब बायोमोलिक्यूल में है। ये ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, कार्बन प्रेजेंट है। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स ऑर्गेनिक के क्या, एक तो होमोलोगस सीरीज का प्रेजेंट होना, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होमोलोगस सीरीज का प्रेजेंट होना। दूसरा आप क्या बताते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी में? कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और उधर इनऑर्गेनिक में जनरली आप आयोनिक बॉन्ड बताते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताते हो, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर भी रखते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होते हैं इनऑर्गेनिक से। हाँ, इस तरह की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम देना है, स्कूल लेक्चरशिप का आप एग्जाम फाइट करोगे, आप 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। 100% ये मान के चलो, जब आप ऑर्गेनिक वहां शुरू करोगे आपको कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को बताना पड़ेगा। और वो वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करना, दैट मीन्स श्रृंखलन की प्रवृत्ति। इसी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनाता है। एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, ऐसे एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। ये इकलौता एक ही मेंबर है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन जो कैटिनेशन टाइप की प्रॉपर्टी बेस्ट शो करता है। मतलब यही एक वर्सेटाइल एलिमेंट जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसकी सेपरेट ब्रांच है। तो आई थिंक ये एक डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि कार्बन से रिलेटेड है, और कार्बन में भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जहां होमोलोग सीरीज चलती है मेंबर्स की। कुछ एग्जांपल जैसे एमिनो एसिड्स आप देखोगे ढेर सारे बायोमोलिक्यूल में। ये पैरासीटामोल एक बनाए रखी है, ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें देखो कार्बन सी कार्बन है, और ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ढेर सारे पूरी केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है ऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही लेकर के चलना है हम लोगों को। तो ये फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने मैंने रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन की केमिस्ट्री, तो फंडामेंटल में सबसे पहले आप लोगों को कार्बन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, कार्बन में क्या देखना है हमको, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ये रहा। ग्राउंड स्टेट कार्बन, अभी मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक नंबर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी डिटेल ले लोगे, जहां सारे लो आ जाएंगे, हुंस लो, हॉफबो, पाउली, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल सब आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाओगे इनऑर्गेनिक में।
वहां पर आपने ये चीज सीख ली कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या और उसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर, जब परमाणु क्रमांक 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, जैसा कि आपके सामने मेंशन है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 1s2 2s2 2p2। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब है नीसेंट कार्बन, अकेला इकलौता कार्बन जब है। अब आप सोच के देखो कि नेचर में, प्रकृति में अकेला कार्बन उपस्थित नहीं है। ये किस फॉर्म में है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है इन जनरल, मतलब एक कार्बन दूसरे एलिमेंट से और तीसरे से अटैच होकर के मॉलिक्यूल बना चुका है। एटम फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में ये नहीं है। इनिशियल अगर मैं कहूं एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, नीसेंट कार्बन नहीं है, ये है वो ग्राउंड स्टेट। तो ये तो होती ही नहीं है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज मेंशन करनी है, 1s2 2s2 2p2 में 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, 2 वो आउटर शेल है, आउटर ऑर्बिट शेल, और 1 इसका इनर शेल है। अब ये तो आपने पढ़ाई होगी केमिस्ट्री, आप इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। ये सेंट्रल पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये आप पढ़ते हो। तो भैया जो 1s है वो सबसे पास होता है, 2s उससे ऊपर, 2p उससे हायर एनर्जी का होता है, तो 2 बाहर की तरफ आउटर शेल, यही तो हुआ, ये इनर शेल हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन से शेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो भैया इनर पे होगा। तो इनर वाले इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए, आउटर वाले जो है वो कम अट्रैक्टेड है। ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो है यही आगे मॉलिक्यूल बनाने की तरफ जो है, यानी बॉन्ड बनाने की तरफ जाएंगे। अब बारी आती है इसकी कि ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, इस कार्बन को क्या आवश्यकता है मॉलिक्यूल बनाने की। तो भैया ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, ऑक्टेट रूल। क्या कहते हो? अष्टक नियम। तो ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट, एटम के बाह्यतम कोश यानी वैलेंस शेल आउटर ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, वो फुली ऑक्यूपाइड कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है। दैट मींस स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। और ऑक्टेट रूल कहां से बना है? इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों से आया है। नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह जो आप पढ़ते हो पी ब्लॉक में सबसे लास्ट, वहां से ऑक्टेट रूल को निकाल लिया। कहा कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, स्टेबल बन जाएगा एलिमेंट जो है, और वो उस 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ही क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो देखो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की और रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन और चाहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे 4 अदर एलिमेंट दे और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की तरफ जाता है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की तरफ ये जाता है तो हम उस कार्बन को नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। उस एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, आउटर जो ऑर्बिट है 2s, आउटर जो ऑर्बिटल है 2s, उसका एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेज देता है। 2p में भेजने का मकसद क्या रहा? एक इक्वल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 दिखाई देंगे, और एक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो अब 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 एलिमेंट दूसरे लेके आएंगे वो इक्वली इसमें डाल देंगे और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इस तरह से होता है, 2s1 2p3, इनर पर कोई इफेक्ट नहीं, आउटर में ये एक्साइटेशन हुआ और ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब देखो एक तो क्या तरीका होता था कि अपन बिना हाइब्रिडाइजेशन के चलें और सीधे हाइड्रोजन्स को यहां पर मेंशन कर दें और बता दें कि भाई CH4 बन गया और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए मैथेन के केस में। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बाद पॉलिंग नाम के केमिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट दे दिया था, और अगर हम बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल के चलेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमें बाद में वापस हाइब्रिड ऑर्बिटल ही लेने पड़ेंगे। यानी कार्बन को हम अनहाइब्रिड S और 3p नहीं गिनेंगे, अब हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के साथ काउंट करेंगे। तो देखो क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो था वो ये था कि आउटर शेल के ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, एक ये s और ये 3, ये आपस में करते हैं ऊर्जाओं का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, हाँ, और बना लेते हैं उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो इन जनरल आप लोग पढ़ोगे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में, एक sp3, एक sp2 और एक sp। और ये जो सारी केमिस्ट्री चल रही है कार्बन की, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चल रही है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो कंसेप्ट दिया पॉलिंग ने
कि भैया आउटर शेल के ऑर्बिटल एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एनर्जी का, उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनेंगे। विशेषता क्या होती है? हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बन के आते हैं ये ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं, दिशात्मक गुण इनका ज्यादा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है मॉलिक्यूल। तो आई थिंक आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्यों आगे ये हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है। हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, सारा काम आप पहले से ही देखते चल रहे हो। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं कार्बन का sp3। देखिए एलिमेंटल कार्बन आगे मॉलिक्यूल बनाने की तरफ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, ये कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का तो उसमें क्या करेगा कार्बन, उसके आउटर जो शेल हैं उसका एक s और 3 p, सारे के सारे आउटर वाले ये चारों आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब 4 करेंगे तो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने करते हैं संख्या में उतने ही नए बनते हैं, 4 नए sp3 बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये भले ही अलग अलग एनर्जी के, इनका साइज और शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है। साइज तो मैं नहीं कहूंगा, शेप देख रहे हो आप अलग है, ये स्पेरिकल है, ये डंबल है ना, क्योंकि साइज तो क्योंकि ये 2 में है ना, तो साइज तो ऑलमोस्ट लगभग बराबर हम बताएंगे, लेकिन शेप अलग है और एनर्जी इनकी अलग अलग चल रही है। ये कम एनर्जी का है, ज्यादा एनर्जी का है। तो आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सारी चीजें बिल्कुल सेम आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन को आप पूरा ढंग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री VACPR थ्योरी में पूरा पढ़ोगे वैसे तो, पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन तो ऑर्गेनिक में ही लेके चलोगे ना स्टूडेंट्स। तो भैया ये देखना 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब वो 4 जो नए बनते हैं वो स्पेस में, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करते हैं अनहाइब्रिड से, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेस में अरेंज होते हैं। sp3 ऑर्बिटल टेट्राहाइड्रोन मैनर में अरेंज होते हैं, जो ये रहा आपके सामने बनाया हुआ। सेंटर पे कार्बन है, सेंटर पे कार्बन है और ये 4 sp3 हैं। अब इसको थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर होता है ये, जब भी तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम बात करते हैं कार्बन में। तो 2 ऑर्बिटल आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, सेंटर पे कार्बन है, एक ऑर्बिटल स्पेस में ऊपर गया, एक राइट साइड उधर गया, और एक आगे की तरफ आया और एक पीछे की तरफ गया, यानी एक अबव द प्लेन, एक अवे द प्लेन, इन द प्लेन की तरफ। तो इस तरह से 4 स्पेस में अरेंज हो जाते हैं। बाकी पूरा इमेजिनेशन आप लोगों को आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री में करवाएंगे। 3D स्ट्रक्चर कार्बन की स्पेस में अरेंज हो गया टेट्राहेड्रल मैनर में, और आप पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन से नेक्स्ट एलिमेंट्स जो इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, वो पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल मैनर में इससे आकर के जुड़ते हैं। जैसे कि मैथेन की स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड ले लिया मैंने, और मैथेन की स्ट्रक्चर में आप देखो 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल मैनर में इससे अप्रोच कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, ऑक्टेट हो गया पूरा। और स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, जिस साइड से वो आकर के जुड़ा, वहां बन जाता है एक लिंकेज, और उस लिंकेज को हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड, बंध, हिंदी में क्या बोलते हैं? बंध। तो ये एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दैट इज कॉल्ड लिंकेज इन बिटवीन 2 एटम। इज इट क्लियर? नाउ देखिए, ये CH4 का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है टेट्राहेड्रल मैनर में, और इसको मैंने बॉन्ड से इस तरह से दिखा रखा है बगल में, और इसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, जो 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड अभी थोड़ी देर में आने वाला है, सिग्मा और पाई। बॉन्ड एंगल इन बिटवीन 2 बॉन्ड्स in the sp3 hybridization will be 109.5 डिग्री, यानी कि 2 बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 9.5 डिग्री लगभग जो है ये बताया जाता है। sp3 टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ, और 109.5 डिग्री का। इससे बात सुनो, ये तो कार्बन का sp3 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप sp3 पढ़ोगे तो दूसरे एलिमेंट्स के भी पढ़ोगे, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, वहां लॉन पेयर आ जाएंगे। तो सुनो, जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाए तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल को टिक करना, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले स्ट्रक्चर या शेप, तो भैया वहां VACPR कहता है लॉन पेयर को कभी भी स्ट्रक्चर में या शेप में कंसीडर नहीं करते, केवल बॉन्ड्स के हिसाब से शेप बताई जाती है, तो वहां पर फिर वो बदल जाती है। तो देख लेना, वैसे इन जनरल स्ट्रक्चर या शेप के रूप में सवाल पूछता है, ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री वो कार्बन में पूछता है जो क्वेश्चन है। अभी तक जो है
केवल बेसिक पोर्शन चल रहा है, बेसिक ऑर्गेनिक डेवलप कर रहे हैं। एक बार ये डेवलप हो गई फिर देखते चलना आप धड़ाधड़ आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आते चलेंगे। sp3 का इंट्रोडक्शन हो गया है, CH4 एग्जाम्पल। अब आओ आप sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन पे, दूसरे टाइप का। यहां पर आपने कंसेप्ट देखा कि 1s और 3p रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 4 नए sp3। कुछ ऐसे भी कार्बन से नेचर में जहां पे 1s और 2p, 1p रह जाएगा, 3p होते हैं ना, px py pz, तो 2p काम आ जाते हैं, px और py, और 1s। जब 3 ऑर्बिटल रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3 न्यू sp2 बन के आए और 1p ऑर्बिटल रह जाएगा, अनहाइब्रिड कहलाएगा। तो एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये पाई बॉन्ड रखने वाले, डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि वो जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आप जानते भी हो इस बारे में। चलिए खैर मैं नेक्स्ट आता हूं। देखो इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे sp2 हाइब्रिड कार्बन देखा जाता है। sp2 जो है 3 sp2 बनेंगे, वो स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो मैंने बोला मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको आप sp3 पे भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि टेट्राहेड्रल में ही क्यों गया? तो भैया ये जो 4 ऑर्बिटल है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ, मतलब आप देखो नेचुरली कुदरती ही ये टेट्राहेड्रल, इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री नहीं हो सकती जिसमें इतनी डिस्टेंस मैक्सिमम चले। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सारा काम, सारा गेम स्टेबिलिटी को गेन करने का ही हो रहा है भैया। sp2 में वो ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर को कैसे इमेजिन करोगे? सेंट्रल पे कार्बन ले लो, एक ऑर्बिटल जो है स्पेस में इस साइड पे, एक अबव, एक बिलो द प्लेन, और एक इन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन। तो एक बॉन्ड इस तरफ, एक इधर, और एक पीछे की तरफ, जस्ट लाइक दैट। तो वो स्पेस में ऐसे बनाया हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, जो 3 ऑर्बिटल है कार्बन सेंट्रल पर है, वो प्लेन ये है, 3 ऑर्बिटल जो है वो इस प्लेन में है, और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन चलेगा। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो अनहाइब्रिड है, ये दूसरे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाने के काम करेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जैक्टली 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 3 हाइब्रिड है, और एक पाई बॉन्ड बन के आएगा। कंक्लूजन देखो, जब 4 sp3 थे तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड थे, और जब sp2 आया तो 3 बनेंगे, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बनने वाला है। इसका एग्जांपल ईथीन मॉलिक्यूल ले लिया। ईथीन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखो पर्टिकुलर एक कार्बन को फोकस करो, 1 2 और 3 सिग्मा, इसके लिए भी 1 2 और 3 सिग्मा, और दोनों कार्बन के लिए एक पाई बॉन्ड बन के आ रहा है। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन, जहां पर बॉन्ड एंगल 2 बॉन्ड के बीच में कितना रहता है? 120 डिग्री का चलता है, 120 डिग्री का। मतलब sp3 की तुलना में यहां बॉन्ड एंगल और बढ़ गया, हाँ, और बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। स्पेस बढ़ गया तो डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम रिपल्शन, जो रिपल्शन चल रहा था वो कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इनके बीच में। लेकिन देखो अभी स्टेबिलिटी की बात मत करो, पहले एक बार आप इसकी जो एक बेसिक ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट है वो देख लो। इथीन के अंदर, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर 2 p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड करते हैं इस तरह की ओवरलैपिंग। अभी थोड़ी देर में ओवरलैपिंग आएगा आप लोगों के सामने, तब और बेटर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा sp2 कार्बन जो है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किस तरह से वो स्पेस में अरेंज होता है, कैसे वो पाई बॉन्ड बनाता है। ये दोनों कार्बन जो है वो sp2 है। ये sp2 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब sp2 अकेला कार्बन ही नहीं होता नेचर के अंदर, अदर एलिमेंट्स भी शो करते हैं। नाइट्रोजन भी शो करता है, ऑक्सीजन भी शो करता है, अदर एलिमेंट्स भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जिसे डिटेल में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बेटर देख लेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, जहां पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आती है वहां पर sp2 जनरली देखा जाएगा, और इसके अलावा रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो तो वहां sp2 देखा जाता है। बट ये अभी जब आप रेजोनेंस कॉन्जुगेशन पढ़ोगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट आता हूं, देखिए sp रहता है इसमें, एक sp कार्बन की अगर हम बात करें तो sp में मुझे अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। sp में क्या होगा, आउटर शेल का एक s और एक p, एक s और एक p एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर जाएंगे। तो बच कितने गए रिमेनिंग जो काम में नहीं है? आउटर शेल के 2 p रह गए, दोनों p परपेंडिकुलर, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे।
तो कहने का मतलब समरी ये है कि ऐसा कार्बन जो 2 पाई बॉन्ड रखता है और 2 सिग्मा रखता है वो sp हाइब्रिड होगा। तो ये समरी आप लोगों के सामने बोर्ड पे दिखाई देगी आप लोगों को स्क्रीन पे। ऐसा कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो sp3 होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ऐसा कार्बन जो sp2 होता है, ध्यान रखना, ट्राइगोनल प्लेनर उसे कहते हैं, जिसमें ऐसा कार्बन जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड बनाने वाला यानी डबल बॉन्ड रखने वाला कार्बन यानी एल्कीन। अब एल्कीन ही क्यों, कार्बोनाइल वाला भी ले लो ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बन, वो भी sp2 होता है। जहां 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा आ जाए, ये कंसेप्ट लेके चलो, वो sp2 कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है sp की, तो देखो 2 पाई और 2 सिग्मा। ऐसे ही क्यूमुलेटिव इस तरह का कार्बन जिसमें 2 पाई, देखो ना इसके दोनों तरफ 2 पाई है, तो कंसेप्ट जो आपको क्लियर है कि 2 पाई और 2 सिग्मा, तो वो sp होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस अभी आपके सामने आएगा। देखो पहले तो एक बेंजीन को देखो आप, बेंजीन में सारे कार्बन्स 1-1 पाई बॉन्ड रख रहे हैं और 3 सिग्मा चल रहे हैं। ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सबके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहता है परपेंडिकुलर, जिसमें आप डिलोकलाइजेशन यानी एरोमेटिसिटी आगे देखते हो। पर ये इस वक्त सवाल क्या था कि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं, नो डाउट। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है वो केस है बेंजाइन का, यहां पर मेंशन नहीं है, ये देखो मैं कर देता हूं मेंशन इसको, यहां पर ये मेंशन नहीं है, मैं कर देता हूं, ये बेंजाइन को मैंने मेंशन कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेंजाइन, ये एक्सेप्शनल केस है, इसके दोनों कार्बन हम सोचते हैं sp होंगे, लेकिन sp2 बताए जाते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन्स हैं। अब आप सोचो समरी क्या कह रही थी, समरी ये कह रही थी कि ये sp होता है, लेकिन देख लो समरी का अपवाद निकल गया। ध्यान रखना, बेंजाइन का केस एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट जब आएगा पूरी डिटेल में डिस्कशन होगा इसका कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा, ये sp क्यों नहीं हुआ, sp2 क्यों हो गया, ये जो कार्बन था, है ना, देख लो sp2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 पाई बॉन्ड कौन बना रहा है, sp2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब वो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जो है बेंजाइन चलेगा जब डिटेल में ढंग से करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक ही लेके चलनी हम लोगों को, डोंट वरी। तो ये तो चर्चा हो गई है आप लोगों से एक्सेप्शनल केस की, ये चर्चा हो गई है आप लोगों से हाइब्रिडाइजेशन की, ये तो मैंने शुरू में ही आप लोगों से चर्चा कर ली, वरना पहले मुझे आप लोगों को बॉन्ड बताना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को कार्बन बता दिया, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर और लीनियर, क्योंकि ये जो sp वाला कार्बन होता है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर, और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। ये सब जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब जानते हैं, इसको अलग से बताने की मुझे जरूरत थी भी नहीं। लेकिन अब बारी आती है इसके बाद कि आपने देखा कि कार्बन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन होता है वहां पर बॉन्ड्स बनते हैं, बेसिकली आपस में एटम लिंक होते हैं। तो वो बॉन्ड की चर्चा करें पहले, तो बॉन्ड की चर्चा सबसे पहले हम लोग करते हैं, और बॉन्ड की चर्चा में मैं आप लोगों के सामने शुरू करता हूं केमिकल बॉन्ड को। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ये जनरल टाइप्स के बॉन्ड देखे जाते हैं। कौन कौन से, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक और वीक वान डेर वाल फोर्सेस, ये जनरल 5 तरह के बॉन्ड्स आप देखते हो, और इनका पूरा डिटेल डिस्कशन आप अच्छी तरह से जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढंग से किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में और है ही क्या, केमिस्ट्री की बॉन्डिंग ही तो बताई जाती है, मुझे बताओ। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, हाँ, मैं इन सारे बॉन्ड्स के बारे में चर्चा नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि ये तो आप इनऑर्गेनिक में ढंग से पढ़ोगे ही उनसे, इनऑर्गेनिक वाले फैकल्टी से। बट मैं जो बात कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से, वो बात करूंगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होने वाले बॉन्ड की। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सभी कार्बनिक यौगिकों में, सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक बंध, प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और सह संयोजक हिंदी में जो है वो सह संयोजक का मतलब है साझे से बनने वाला बॉन्ड। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आयोनिक जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सॉलिड्स में मिलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पाई जाती है। क्या बोला मैंने, यहां होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, जबकि यहां होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग।
ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर में क्या होता है, दो एलिमेंट जो होते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पावरफुल वाला खींच लेता है, ट्रांसफर हो जाता है, वो इसमें देखा जाता है। जबकि ऑर्गेनिक में जो आप एलिमेंट्स लोगे नॉन मेटल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनकी विद्युत ऋणताओं में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से ये खींच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं करवा सकते। ये क्या करते हैं, ये साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एक ही स्टेटमेंट, क्या, ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑल तो छोड़ो, आप तो यूं कह दो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो मुझे क्या आप लोगों से डिस्कस करना है, कोवेलेंट की नॉलेज बतानी है मुझे, तो आगे और चीजें फिर उसमें देखते चलोगे, आगे आएगा जब। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा देखिए आप, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों से जो है वो चर्चा शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, ये शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड है, साझे से। तो क्या होता है, एक एलिमेंट या एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच मैथेन में आपने देखा था, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, वही कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, वही कार्बन तीसरा हाइड्रोजन, वही कार्बन चौथा हाइड्रोजन। तो शेयरिंग हो रही है, आपस में साझा हो रहा है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ, और हाइड्रोजन तो अष्टक पूरा कर ही नहीं सकता, हाइड्रोजन में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आना मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। CH4 के एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूं। तो शेयरिंग चलती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे एक लाइन से रिप्रेजेंट हम करते हैं, एक लाइन से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है 2 बॉन्ड शेयर होके बनना। ये क्लियर है सबको। अब क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो एक बार आप देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक क्या आता है, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी को हम कहते हैं सह संयोजकता। यहां से कई बार एग्जामिनर सवाल बना लेता है। तो कोवेलेंसी का एक बेसिक टर्म में मीनिंग बता देता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, आउटर शेल के बाह्यतम कोष के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले रहे हैं, यानी बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, उसे कहते हैं कोवेलेंसी। अब आप ये भी जानते हो कि बॉन्ड बनाने का काम हो रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कार्बन के बाह्यतम कोष के 4 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे थे, 4 हाइड्रोजन दे रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन काम आए, 4 बॉन्ड बने। हमने कह दिया कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 वैलेंसी कोवेलेंसी। कार्बन 5 कोवेलेंसी कभी शो नहीं कर पाता, है ध्यान रखना। पेंटावेलेंट कार्बन आपने नहीं पढ़ा होगा, टेट्रावेलेंट ही आप पढ़ते हो। ये और बात है कि ट्राईवेलेंट भी आप पढ़ लेते हो, लेकिन मेनली 4 वैलेंसी। क्लियर है। ये नेचुरल वैलेंसी जो है वो 4 है, नाइट्रोजन के केस में नहीं है। नाइट्रोजन के केस में 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉन पेयर की तरह से हो जाते हैं, इसलिए 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाते हैं। स्टूडेंट्स 3 कोवेलेंसी, ऑक्सीजन की 2। तो ये आउटर शेल पे जाओगे ना एक एक एलिमेंट के, आपको पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। हाँ, हेलोजन की नॉर्मल ऑर्गेनिक में 1 वैलेंसी बताते हो, बोरोन की 3 बताते हो, हाइड्रोजन की 1 बताते हो, सिलिकॉन कार्बन के ग्रुप में आता है 4 बताते हो, और वेरिएबल वैलेंसी में आप ले लेते हो सल्फर और फास्फोरस। ये चेंजिंग वैलेंसी शो करते हैं। फास्फोरस 3 वैलेंसी भी शो करता है, 5 भी करता है, सल्फर 2, 4, 6 करता है। ये कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड में चलती है। स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। इसके 2 टाइप्स आप देखते हो, एक सिग्मा और एक पाई। एक सिग्मा एक पाई, 2 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, एक सिग्मा एक पाई। इन दोनों को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ओवरलैपिंग यानी अति व्यापन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखो मेरी बात सुनो, पूरा फोकस, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने पर ध्यान देना पूरी तरह से। ओवरलैपिंग अति व्यापन है क्या भैया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो अनहाइब्रिड हो, आपने देखा है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, साजित हो रहे हैं, वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑर्बिटल भी तो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन साजित होंगे वो ऑर्बिटल ही तो लेके आएंगे। ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्स होना ही क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। पूरा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन चल रहा है पूरा। हाँ, कनेक्शन कैसे? ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, इलेक्ट्रॉन साजित होंगे, शेयर्ड होंगे, बॉन्ड बन जाएगा। अब ओवरलैपिंग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में जनरली 2 तरह की देखी जाती है, एक समकक्षीय,
एक समपार्श्वीय। ये मैंने जो नाम लिख रखे हैं यहां पर, ये नाम जो है ये बेसिकली इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी वाले इसको हिंदी में देख सकते हैं, समअक्षीय और समपार्श्वीय, साइडवे, समपार्श्वीय। सही है, चलता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी बहुत। हो गया ना। दो तरह की ओवरलैपिंग, नाम से ही पता चल रहा है। कोएक्सियल मतलब एक एक्सिस में आकर के ओवरलैप होना, एक पर्टिकुलर एक्सिस, चाहे आप वो ये एक्सिस ले लो, पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर एक्सिस में। दो ऑर्बिटल मान लो, दो एस हैं स्फेरिकल गोलाकार एक्सिस में, दो पी है एक एक्सिस में आके, तो ये कहलाती है स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, पर्टिकुलर एक एक्सिस में आकर के ओवरलैप होना। और आप सभी जानते हो कि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, एंड दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड जो बन के आएगा वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कोएक्सियल से आएगा। और ये भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ जानते हो कि पहले सिग्मा ही बनेगा। एक्सेप्शन की अलग बात है, 2-4-5% एक्सेप्शनल केस की बात हम नहीं करते हैं, हम 95% 90% जो रेगुलर नेचुरल केसेज हम की बात करते हैं। क्या कहते हैं हम कहते हैं पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, ताकि बॉन्ड मॉलिक्यूल स्टेबल हो। भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जब स्टेबल होगा, वो लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल से बनता है। इसका दूसरा जो पार्ट है समपार्श्वीय, ये वीक ओवरलैपिंग से साइड से बनेगा, यानी दूर से। जैसे पी ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप, डंबल शेप, तो डंबल शेप में एक तो पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप हो जाए एक्सियल, और एक ये साइड से दूर से ही ओवरलैप हो। ये ओवरलैप ऐसे नहीं, ये दूर से ही। तो ये ओवरलैपिंग तो एग्जैक्टली ओवरलैपिंग हुई कहां, ये तो साइड से एक तरह से बस एक दूसरे से, भाई हाँ ठीक है, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने का काम हो रहा है, जिसे हम कहते हैं वीक ओवरलैपिंग, दूर से बांधना एक तरह से। अगर देशी भाषा में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो ये है कोलैटरल, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। साइडवे ओवरलैपिंग क्या बनाती है, पाई बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड बनाती है, क्योंकि ये वीक ओवरलैपिंग है। तो हमें ये भी पता चल गया, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, पाई होता है वीक। ये ध्यान रखना, पहले पाई बॉन्ड ही टूटता है, उसके बाद सिग्मा ब्रेक होगा। और पाई को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, सिग्मा को तोड़ने में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कंसेप्ट आप समझ के चल रहे हो। आई थिंक आप लोगों को ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ आ गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनेंगे समझ आ गया। समरी क्या है, समरी ये है कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग सभी तरह के ऑर्बिटल से देते हैं, हाइब्रिड भी, संकृत कक्षक, और अनहाइब्रिड यानी असंकृत कक्षक भी देते हैं। हाइब्रिड में sp3, sp2, sp हाइब्रिड कोई सा भी ले लो, और अनहाइब्रिड में p और s, कार्बन में तो यही चलेंगे, p और s ये देते हैं। लेकिन कोलैटरल ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं देते, s ऑर्बिटल भी नहीं दे सकता। भैया स्फेरिकल इमेजिन करके देखना, नहीं दे सकता साइड भी ओवरलैप, केवल और केवल परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड ही इस ओवरलैपिंग को दे पाते हैं। और जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो, मेटल कार्बोनाइल्स पढ़ते हो, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हो, वहां डी ऑर्बिटल्स आते हैं, वो भी बैक बॉन्डिंग में आप शेयर करते हो, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जिसे भी आप वीक बॉन्ड बताते हो। तो बात सिर्फ यहां पर ऑर्गेनिक में p ऑर्बिटल्स की चलेगी, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल गिव्स द कोलैटरल ओवरलैपिंग ओनली। सो यही पाई बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। क्लियर है, ये आप लोगों की बात हो चुकी है, ये हम लोगों की बात हो रही है ओवरलैपिंग कंसेप्ट की। अब ओवरलैपिंग में कुछ एग्जांपल्स, उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, H2 मॉलिक्यूल, H2 गैस होती है, H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये 1s और 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, कोएक्सियल से बन रहा है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग से बन रहा है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है अपने आप में H और H के बीच में, क्योंकि 1s और 1s में साइज बहुत छोटा है। थोड़ी देर में आप आगे ओवरलैपिंग को बॉन्ड स्ट्रेंथ से कोरिलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये तो बात हो रही है H2 की। इसी तरह F2 और HF, HF में आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना हैलोजन का, तो आप देखोगे कि इसके बाह्यतम कोश में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इसे लेना है, और ये साझित कर लिया, ये शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ में, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इसके वैलेंस शेल कौन सा होता है, 2p। फ्लोरीन का वैलेंस शेल होता है 2p। नीचे चलोगे ग्रुप में क्लोरीन 3p,
ब्रोमीन 4p और आयोडीन का 5p। साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग घट जाएगी। तो ये आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर में आएगा ओवरलैपिंग, और उससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कोरिलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स HF में 1s 2p, H2 में 1s 1s, एक्सियल है, सब में कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। F2 में 2p 2p कोएक्सियल। अब आप आओ कार्बन के केस पे। सबसे पहले मैथेन। मैथेन में कार्बन जब भी आ जाए आप नॉर्मल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बताओगे, आप बात करोगे सीधे हाइब्रिडाइजेशन की। यदि वो टेट्रावेलेंट सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो आप कहोगे कार्बन sp3 है। तो इसका sp3 और हाइड्रोजन का 1s कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। चारों सिग्मा बॉन्ड sp3s ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड को इंडिकेट करके दे देता है, पूछ लेता है कि यहां बताइए क्या ओवरलैपिंग चल रही है। ऑर्बिटल में दे देगा और उसके साथ में मेंशन कर देगा कोएक्सियल या कोलैटरल। तो आपको पहचानना है। एथेन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन sp3 कोएक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। इसी तरह इथीन के अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 कोएक्सियल से बनता है, जबकि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल समपार्श्वी यानी कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। कंसेप्ट आप सीख के चल रहे हो, मेरी बातों को आप ध्यान से समझ के चल रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां कोई बात आपको लगे कि समझ नहीं आई, वीडियो को वापस पीछे ले जाओ और वापस रिपीट करके सुन लो कि क्या बोला है मैंने जो है। स्टूडेंट्स ये देखो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर मैं करूं इस बॉन्ड की बात, सिग्मा बॉन्ड की, ये किस ओवरलैपिंग से बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड है तो कोएक्सियल से बन रहा है। sp और s ऑर्बिटल, s कौन सा 1s और sp कौन सा 2sp, क्योंकि 2 शेल है ना। ऑर्बिट कौन सा है कार्बन का 2, तो 2sp और 1s। तो बोले हाइब्रिड में भी अपन 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल 100%। इसका हाइब्रिड कौन सा है? 2 वाला है। अगर नीचे चलोगे इसमें सिलिकॉन के अंदर तो 3 वाला काम आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो फर्क पड़ता है उसका, बिल्कुल फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन का, वो sp2 और s ओवरलैपिंग से बन रहा है। आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आप किसी भी बॉन्ड का बता सकते हो। और ये वो फिर आ गया एक्सेप्शनल केस जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ये सवाल एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या पूछता है? बेंजाइन या एराइन जो इंटरमीडिएट होता है मध्यवर्ती, उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हो रहा है? तो स्टूडेंट्स sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये कोएक्सियल है या कोलैटरल है तो दोनों ही मत बताना। ये तीसरी टाइप की नई ओवरलैपिंग एक्सेप्शनल में आती है जिसे हम कहते हैं ओब्लिक ओवरलैपिंग। ओब्लिक ओवरलैपिंग आप साइक्लोप्रोपेन के केस में भी देखोगे। किसमें देखोगे आप ओब्लिक ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स? आप देखोगे साइक्लोप्रोपेन के केस में, जहां बनाना बॉन्ड की बात हम करते हैं, वहां भी ओब्लिक, क्योंकि वहां स्ट्रेन आ जाती है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी स्ट्रेन आ जाती है। जहां ओब्लिक ओवरलैपिंग होगी वहां एंगल स्ट्रेन आएगी ही आएगी, वो वीक बॉन्ड बनेगा। तो ये सारा कंसेप्ट जब बेंजाइन आप देखोगे तब आ जाएगा। ओवरलैपिंग हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा हो गई। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे अब मैं बात करता हूं। देखो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को सिखाया, sp3 sp2 और sp। कुछ केस हाइब्रिडाइजेशन के देखो मैंने लिए हुए हैं, जैसे एलीन का केस मैंने रख रखा है। एलीन के केस में सवाल बनता है, एलीन के केस का आपको बस इतना देखना है कि कार्बन टेट्रावेलेंट तो होगा ही होगा, कितने सिग्मा और कितने पाई है। इस कार्बन में 3 सिग्मा है 1 पाई है, ये sp2। इस कार्बन में 2 सिग्मा है 2 पाई है, ये sp। इस कार्बन में 1 पाई और 3 सिग्मा है, ये sp2। आपको पता है सवाल कैसे बनता है एलीन का? C3H4 या एलीन में जो 3 कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्रमशः होगा। तो sp2 sp और sp2 क्रम से बताओ, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, sp2 sp sp2। कितना बढ़िया सवाल होगा। या फिर क्या सवाल पूछ चुका एक बार, एलीन में जो सेंट्रल कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। क्लियर है? कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 एक गैस होती है, कार्बन सब ऑक्साइड, इसका देख लो आप, इसकी चर्चा कर लो। तीनों ही कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई है, तीनों कार्बन sp हाइब्रिड होंगे। यह अपवाद नहीं है, नॉर्मल केस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बेटर देख लोगे। मुझे यहां पर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना।
वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VSEPR थ्योरी में आप उनकी शेप भी देखोगे, है ना, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर सबके रिपल्शन वगैरह के सारे कंसेप्ट आप लोग जो है वो सीखोगे। देखिए एक एग्जांपल ये ऊपर जो बता रखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जाहिर सी बात है जो ट्रिपल है वहां एक सिग्मा पहले से है, 2 पाई है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यही होगा, है ना। उससे कम कार्बन कार्बन डबल और उससे कम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक चीज आप क्या पढ़ते हो, एक चीज आप पढ़ते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पढ़ते हो ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 लगभग, और 1.20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में यूनिट बताइए बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ कम, यहां थोड़ी और ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड में, जबकि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी वो सबसे ज्यादा इसमें होगी। तो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप चलता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद देखो कैसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, बन जाता है जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना के दे दी और आपसे पूछ लिया sp2 सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या बताइए, sp2 ओवरलैपिंग से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताइए। तो भैया sp2 पहले कार्बन को चेक कर लो, और sp2 वाले सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4 होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। या फिर कई बार क्या सवाल पूछ लेता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम दे दिया या स्ट्रक्चर बना के दे दी और आपसे पूछ लिया इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बता दीजिए। तो उसमें पूरी स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद गिन लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैंडिडेट सिली मिस्टेक कर जाता है जल्दबाजी में। टॉलुइन का पूछ लिया एक बार, टॉलुइन में पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए, और जल्दबाजी में कैंडिडेट हाइड्रोजन निकालना भूल गए, हाँ इधर वाले, और गड़बड़ कर दी। तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स कई बार एग्जाम्स में, ये इस तरह की चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। ओवरलैपिंग वर्सेस बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो ये एक बेहतरीन कंसेप्ट होगा, लेकिन और इससे कन्फर्म सवाल आरपीएससी 2020 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में, 2016 में आ चुका है, और अभी जो कॉलेज लेक्चर आ रही है उसमें आ चुका है। इससे तो कन्फर्म क्वेश्चन आता है आज के टाइम पर, ये ट्रेंड में है। अगला वीडियो मेरा यहीं से शुरू होगा जिसमें ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट आप लोगों को बताए जाएंगे। और फिर ये जीओसी का चैप्टर नंबर 2 जिसमें सारे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, वो आगे धीरे धीरे वीडियोस चलेंगे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।